वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान अमन की कुंजी या मुसलसल महरूमी का शिकार एक सूबा है। आसमा, क्या लगता है आपको बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात क्या है? ब्रेक पे जाने से पहले चोरी साहब ने नाम लिया जी पेट्रन चीफ का, तो मैं कहूँ कि वो पेट्रन चीफ नहीं, वो पिट रहा चीफ है। वो हर वक्त पिटता रहता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं गेम कर रहा था, मैं तो जेल में ही बैठा रहा। तो उसी का असर अंदाज मुझे लगता है बलूचिस्तान में भी, क्योंकि हमें लगता है कि जिस वक्त उनका दौर था तो दहशतगर्दी की जो जमातें हैं वो मजबूत हुई हैं। मारंग बलोच उसकी एक वाजिया मिसाल हमें नज़र आती है कि किस तरह से पाकिस्तानी यूथ को बहका कर बहलावे में ला कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। और बलूचिस्तान में हमें वाजिया तौर पर हिंदुस्तान की इंटरफेरेंस नज़र आती है, और वहाँ से बहुत सारे ऐसे शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। और बेतहाशा सालों से हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन बलोची कौम इतनी मजबूत है और पाकिस्तान के साथ उसकी रूट्स इतनी ज़्यादा कनेक्ट है कि उसको अलग करना नामुमकिन है। और अभी ये जो गुज़िश्ता दिनों में जाफ़र एक्सप्रेस का हमारे सामने एक होनलाक वाक़या पेश आया, उसमें भी बहुत ज़्यादा गहरे शवाहिद जो हैं वो मिले जो हिंदुस्तान से जाकर रिलेट करते हैं। पहलगाम तो एक खुद साख्ता गढ़ा हुआ एक झूठा वाक़या था, लेकिन पाकिस्तान अगर पुरअमन मुल्क ना होता तो जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के बाद हम खुद से एक जंग का ऐलान कर सकते थे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बींगा पाकिस्तानी और बींगा मुस्लिम, हम दूसरी जानों को, इंसानियत की जानों को अहमियत देते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो काफ़ी अरसे से हम उस जंग से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अगेन हमारी वहाँ की जो लोग हैं उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान से, उसकी वजह से दहशतगर्दी हमेशा जो है उन्होंने शिकस्त खाई है। बलोची अवाम ने हमेशा बढ़ चढ़ कर जो है वो उनके साथ मुकाबला किया और पाक फौज को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया है। सही हो गया। चोई साहब, आपको लगता नहीं है कि रियासती पॉलिसियों में जो अदम तवाज़न है वो जो है बलूचिस्तान को तरक्की की मनाजिल से पीछे धकेल रहा है? बहुत शुक्रिया राय साहब। देखें, बलूचिस्तान पर डिस्कस करने से पहले हमें ज़रा बलूचिस्तान को समझने की ज़रूरत है। एक तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, आबादी वहाँ पर सबसे कम है। अब मतलब मीलों अगर आप चले जाएं तो आपको 2-4 घर नज़र आएंगे। वहाँ पर एक एक हल्का जो है वो सैकड़ों मीलों के ऊपर मुहैयत है, जो बिलखसूस अगर हम कौमी असम्बली के हल्के की बात करें। और सरदारी निज़ाम वहाँ पर, जो आपने पहले बात की ना कि महरूमियों का, देखें आप अपना PSDP हर साल आप उठा के देख लें, NFC को आप हर साल उठा के देख लें कि आप बलूचिस्तान को क्या दे रहे हैं। बलूचिस्तान के अपने भी तो वसाइल हैं, वहाँ से भी सूबाई हुकूमत है। अब तो 18वीं तरमीम जो थी वो बेसिकली थी किसके लिए? वो सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए थी, और खैबर पख्तूनख्वा को वो नाम मिला। अब बहुत से ऐसी क़ुव्वतें भी हैं जिन्हें वो 18वीं तरमीम पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह बेदार मग़ज़ सियासतदानों ने 1973 का आपको मुतफ़िक़ा आइन दिया था, वो बैठे और एक तवील अरसा आपको याद है, और आप और हम इकट्ठे उसे कवर करते रहे, मियाँ रज़ा रब्बानी की सरबराही में जो कमेटी थी, और बिल आखिर वो एक 18वीं तरमीम के ऊपर राज़ी हुए। देखिए, कोई भी अपने इख्तियारात छोड़ता नहीं है। यहाँ पर तो अगर एक चपड़ासी को जो इख्तियार हासिल है वो भी उसे नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा नहीं ये मेरा इख्तियार है, मैं ही इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात थे वो दिए गए, जो वफाक के इख्तियारात थे वो सूबों को दिए गए। अब ये हालत देखें कि सूबों के पास मेरे ख्याल है 2 या 3 महकमे हैं टोटल, बाकी सारे सूबाई हुकूमतों के पास चले गए। फंडिंग का मसला नहीं रहा है, गवर्नेंस का मसला हमेशा रहा है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, चूँकि कबायली सिस्टम है वहाँ पर, सरदार ही वहाँ से हमेशा मुंतखब होते हैं। बलोच सरदार, चाहे बलोच सरदार हों या पश्तून सरदार हों, 2 वहाँ पर ज़्यादा अक़वाम है, बलोच और पश्तून बेल्ट है वहाँ पर। तो वो जो आपका पैसा लगना था ना, आपको भी याद है कि वहाँ पर वाटर टैंकों से पैसा निकला है, बरामद हुआ है, नैब ने वो भी बरामद किया है। वो पैसा ग्राउंड के ऊपर नहीं लगा है। एक तो महरूमी ये थी, दूसरा ये थी कि आपने अपने एजेंडे के लिए, अपनी सरदारी निज़ाम को मुसल्लत रखने के लिए आपने लोगों को एजुकेट नहीं होने दिया। फिर जो करीबी क़ुव्वतें हैं वहाँ पर, ग्वादर बना, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन खित्ते के बहुत से ममालिक को ख़तरा लायक हो गया कि हमारी तिजारत का क्या होगा। वो एक अलग से साजिशें शुरू हो गई। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं, बिलखसूस आप सेंधक और रेकोदेक का आप देख लें,
उसके ऊपर कहाँ तक वो मामला गया, आलमी ताकतें उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, उन वसाइल के ऊपर काबज़ होने की वो कोशिश करती रही। फिर जब जन्म शरफ दौर में एक वाक़या हुआ था डॉक्टर शाजिया वाला, अगर आपको याद हो, जिस पर अकबर बुगटी मरहूम ने बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड लिया था और फिर वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। उसके बाद एक शोरश बढ़ी और जो इससे कबल भी जो बलोच नाराज़ थे वो पहाड़ों के ऊपर गए थे, लेकिन उसके बाद बड़ी तादाद में बलोच नौजवान या बलोच जो ट्राइब थे वो पहाड़ों की जानब चले गए और एक जंग का माहौल वहाँ पर बना। हमने भी उस वक्त की जो सियासी उन्हीं द्वार में जो बलोची नौजवान हैं उनकी नफरत बढ़ी थी सिंधी और पंजाबी नौजवानों से और लोगों से। नहीं, जब बुगटी साहब देखे, बुगटी साहब बेसिकली जो बलूचिस्तान के अंदर तो उन्हें हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझा जाता रहा, लेकिन जिस अंदाज से और जो कुछ हुआ था, वो हादसा हुआ था, उससे एक नफ़रत की फ़ज़ा जो है वो पैदा हुई। और फिर जो सो कॉल्ड वहाँ के जो लीडर्स हैं कौम परस्त, उन्होंने एक नारा बुलंद किया और फिर आस्ता आस्ता उसे पजीराई मिलनी शुरू हो गई। देखिए, आज भी अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाए ना, आप अपने दफ्तर के बाहर और महरूमी का आप नारा लगाएंगे ना, तो 20-30 लोग ऑलरेडी आपके पास आके आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि आपकी आवाज़ में आवाज़ बनाएंगे। वो जो आवाज़ थी वो दुश्मन ममालिक की जो एजेंसीज थी उनको एक रास्ता वहाँ से मिला। देखिए, अभी बहुत अच्छी काविश रही है इस गवर्नमेंट की कि ईरान के साथ आपकी एक इस हवाले से जो गुफ्तगू हुई है और अफ़गानिस्तान के साथ, इवन कि ईरान अब इस बात के ऊपर तैयार हो गया कि वहाँ पर वो एक अफास्ती दीवार तामीर करेगा ताकि स्मगलिंग और दहशत गर्दी के ऊपर काबू पाया जा सके। तो ये वो तमाम अवामिल थे कि फिर पंजे गाड़ने शुरू कर दिए वहाँ पर। एक तो जो अफ़गान बॉर्डर था वहाँ पर जो इंडियन कौंसलेट बहुत ज़्यादा बनाए गए, वहाँ पर राह के जो ट्रेंड लोग थे। कुलभूषण यादव, हमारे पास एक जो खुला सबूत मौजूद है पूरी दुनिया के सामने, हम उसे रख भी चुके हैं, गो कि वो केस उस अंदाज में नहीं लड़ा गया जिस अंदाज में लड़ा जाना चाहिए था। तो और फिर जाफ़र एक्सप्रेस का अभी जिस तरह की इतलात है, देखें मुसद्दका इतलात हम वही कहते हैं जो हमें या तो बलूचिस्तान हुकूमत का तर्जुमान बताए या अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हमें बताएं। लेकिन ये भी खबर है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस के जो लोग थे उनमें कुछ मुबैना तौर पर शायद इंडियन भी थे जिनकी लाशें लेने के लिए मारंग साहिबा वहाँ पर गई। और फिर देखिए ये अब कौन सा फेस है ये, ज़रा इसके ऊपर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है कि मारंग बलोच और इनके साथ जो हैं ये बेसिकली फेस क्या है। जो वो शिद्दत पसंद थे, जो दहशत गर्द थे ना, उन्होंने एक अपना एक सॉफ्ट इमेज सामने लाने की कोशिश की ख्वातीन की सूरत में, और फिर मिसिंग पर्सन का एक ववेला बचाया गया। फिर जब भी कोई कार्रवाई होती है दहशतगर्दी की, वहाँ पर जो मारा जाता है बाद में पता चलता है जी अच्छा जी ये तो मिसिंग पर्सन था। ये भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा वहाँ पर खड़ा हो गया कि उनको दफनाने के इशू के ऊपर बहुत सा हो गया। वो कहते हैं नहीं ये लवाकिन को दें, रियासत कहती है नहीं आप आएँ तो फिर लिख के दें और फिर आप इन डेड बॉडीज़ को लेकर जाएं, और उनकी तदफीन रियासत कर रही है जिसके ऊपर भी एक तनाज़ा खड़ा है। तो इस पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो बलोचिस्तान की सियासी जमातें आप उन्हें माइनस ना करें। आप बिल्कुल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को माइनस ना करें, मैंगल ग्रुप को माइनस ना करें, वहाँ पर JUI है, चाहे PTI है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आप उन्हें उस दायरे में लेकर आएँ, बैठ के उन्हें एंगेज करें और उनके सामने ट्रू पिक्चर रखें कि ये पिक्चर है, ये इन्वॉल्वमेंट है। आप बताएं, देखें मैं आजकल बड़ा मॉनिटर कर रहा हूँ इंडियन मीडिया को, वहाँ पर हमारा एक बलोच नौजवान है और वो ऐसा डिफेंड करता है ना, वो मेजर गोबर आर्या क्या है, गोबर आर्या जो है उसकी बोलती बंद कर दी उसने उस दिन। तो ऐसे बलोच नौजवानों के ऊपर हमें फ़ख्र है, वो इस रियासत के बेटे हैं। रियासत को चाहिए कि उन्हें अपने सीने के साथ लगाए और उन्हें ऑन करे और फिर उन्हें साथ लेकर चले, और फिर वो जो मुल्क दुश्मन है, जो उस कौम के दुश्मन है, देखें वतन के दुश्मन तो हैं ही हैं, बेसिकली वो बलोच नस्ल के दुश्मन है, उनको कटहरे में लाना चाहिए, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, तभी बलूचिस्तान का मसला जो है वो सॉल्व हो सकता है। साहब, ग्वादर पोर्ट और CPEC ये दो बड़े मंसूबे हैं जो बलूचिस्तान के हैं, और ये बलूचिस्तान की समझें कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है कि इन मंसूबों से बलूची नौजवान भी मुस्तफीद होगा, या सिर्फ जो हमारी अशरफिया है वही इससे इस दफ़ा वो दोबारा इससे फ़ायदा उठा जाएगी?
काशिफ साहब देखें, बलूचिस्तान का अमन ही पाकिस्तान का अमन है, बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा ही पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा है। बदकिस्मती से अगर मौसमियाती हवाले से आप देखें तो बलूचिस्तान का जो रकबा है वो पाकिस्तान का 43% है रकबे के लिहाज से, और वहाँ पर ज़राअत का जो है वो नामो निशान नहीं है, दरख्त वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से सैलाब आता है और बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर तबाही फिर जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारी जो कुदरती जो चीज़ें हैं जो कुदरत की होनी चाहिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर काश्त नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हो सका, वहाँ पर गवर्नमेंट की अगर कोई जॉब्स हैं तो वो भी थोड़ी बहुत हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ का जिस वक्त नौजवान अपनी ख्वाब लेकर बाहर निकलता है तो उसको करने के लिए कुछ नहीं होता। वो जिस वक्त देखता है कि पंजाब के अंदर इतनी डेवलपमेंट है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ उसको एक ग्रोथ नज़र आती है। जिस वक्त वो सिंध की तरफ देखता है तो वहाँ पर भी उसको वहाँ पे तरक्याती काम नज़र आते हैं, वहाँ पे खाना पीना, वो उसकी वजह से महरूमी का शिकार हो जाते हैं, फिर नफरत का करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वाकई इसमें अगर ये कहा जाए कि साबका हुकूमतों ने या अभी तक ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की तरक्याती और मालियाती लिहाज से वहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई तो ये बेजाना होगा। यही वो वजह है कि हमने बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जी, नौजवान जो था, क्योंकि बेस जो करती है किसी भी मुल्क की तरक्की वो आपके नौजवान के ऊपर करती है, तो हमारा नौजवान वहाँ पर महरूम रहा। तो जाहिर है फिर दुश्मन के लिए वो आसान टारगेट बन गया। उन्होंने वहाँ पे फिर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम दिए, वहाँ पे पैसा दिया, वहाँ पे सारा कुछ दिया। अब आप ये देखें कि वहाँ बलूचिस्तान में जो BA या MA लेवल का स्टूडेंट है वहाँ पे वो जॉब कर रहा है 10,000 15,000 रुपये में। जिस वक्त वो ये देखता है कि सिंध में और पंजाब में उसी कैटेगरी का जो बंदा है वो यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपया कमा रहा है, तो सर एहसास महरूमी पैदा होगा। इस एहसास महरूमी को हमें ख़त्म करना होगा। लेकिन अब एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, जैसे आपने CPEC के हवाले से बात की है, ग्वादर पोर्ट के हवाले से बात की है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये है, आपको मालूम है कि कुछ 15-20 दिन पहले एक, अगर मैं मोहतात अंदाजे से बात करूं तो खाली जो आपका ब्लू सी जिसे कहा जाता है ग्वादर पोर्ट को $54 अरब 54 अरब डॉलर सालाना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, उसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए वहाँ पर फिश फार्म बनाए, वहाँ पर फिशरी के जो सिस्टम है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उसको अगर डेवलप किया जाए तो मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्वादर पोर्ट और CPEC इससे मुस्तफीद बलूची नौजवान होगा या दोबारा बिल्कुल होगा। इससे तकरीबन 65% बलूच को फ़ायदा होगा। वही मैं आपको बता रहा था कि जो मिनरल समिट हुई थी वो भी बलूचिस्तान का ही प्रोजेक्ट है। अगर वो भी यहाँ फायदा ही होगा ना, वहाँ का रोजगार निकलेगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी, वहाँ पे कारखाने बनेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, तो वो बलूचिस्तान को ही फायदा होगा बराह रास्त, और किसको होना है। नहीं, उस पर राय साहब थोड़ा सा 2 चीज़ें मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगा। देखिए, एक तो बलोच नौजवानों को इंगेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त जब प्रेसिडेंट जरदारी थे और ये प्राइम मिनिस्टर आई थिंक राजा परवेज़ अशरफ थे, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के तहत 100 बिलियन रुपीस खसूसी तौर पर बलूचिस्तान को दिए गए थे, कोटे भी बड़े रखे गए थे जॉब्स के अंदर। लेकिन उसमें ज़रा एक मिनट ज़रा इसको सुन लीजिएगा ज़रा। उसमें वो कामयाबी उस तरह की नहीं मिल सकी थी कि वो नौजवान, एक तो मैं पहले बता चुका हूँ कि एजुकेशन का बहुत बड़ा फुकदान है कि वो नौजवानों को उस तरीके से पूरी मतलब वो नौकरियां भी नहीं मिल सकी थी। वहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ये बनने चाहिए। और अभी एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी काविश की है, जो आपकी और मेरी काविश है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, आपको याद है पेट्रोल सस्ता हो रहा था, लेकिन वो पेट्रोल सस्ता नहीं किया और हमने कहा कि इससे हमें बलूचिस्तान की एक सड़क है, कोई तकरीबन 370 किलोमीटर वो सड़क है, और वो बलूचिस्तान के अंदर खूनी सड़क के नाम से वो मशहूर वो सड़क है। डेली वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, और वो अब पूरी पाकिस्तानी कौम मिल के उस सड़क को बना रही है। ये एक बहुत अच्छी काविश है। ये भी एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए और बलूचिस्तान के वो नाराज़ लोग के जो ये समझते हैं कि हमारा आज तक इस्तेसाल हुआ, हमें हमारा हक़ नहीं मिला। जो आपने ब्लू इकनॉमी की बात की, सर हम एक सेमिनार में गए हुए थे कराची के अंदर, बहुत बड़ा वो एक सेक्टर है, इतनी उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। बदकिस्मती ये है कि वो जो नौजवान बेचारे जो
जो इस वक्त फिशरी से वाबस्ता हैं, वहाँ पर ट्रालर माफिया का कब्ज़ा हो रहा है। ट्रालर माफिया आ चुकी है। आप वो जब वो जाते हैं समुंदर के अंदर, तो एक अगर किश्ती छोटी है और उसके अंदर वो कितनी मछलियाँ पकड़ते हैं, और ट्रालर का हिसाब आप लगा लें, वो उनका इस्तेसाल हो रहा है। इसके ऊपर बहरी अमूर का जो ये हमारी वजारत है उसको खुसूसी फोकस करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए। और वो जो 54 या 64 अरब डॉलर है ना, वो इस मुल्की मैशियत में हम इंडक्ट कर सकते हैं अगर उसके ऊपर हम फोकस रख सकें तो। अस्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज करना चाहती, जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम होने के बाद तो किसी सूबे को भी गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंड्स की जो ताकत है वो सूबों के पास ट्रांसफ़र हो चुकी है। बलूचिस्तान में एक आपको डार्क साइड ये भी नज़र आनी चाहिए कि वहाँ पे सरदारी सिस्टम की जिस तरह से वजाहत की चौधरी साहब ने, क्योंकि जब सरदार की सोच तब्दील नहीं होगी तो वो अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को उतनी स्पेस नहीं दे सकता। पंजाब के लिए आप ये समझ सकते हैं कि वक्त के साथ तरक्याती माहौल और लोगों के लिए अवेलेबिलिटी जो है, वो यहाँ पे जो एक कल्चर था, जो एक पंचायत का चौधराहत का कल्चर था, उसको पीछे छोड़ा गया और मौके मुहैया किए गए। जबकि बलूचिस्तान में अभी भी सरदारी कल्चर की वजह से हम बहुत सारे चीज़ों पर बैक फुट पे है। इसमें गवर्नमेंट को आप इतना इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वहाँ के सरदारी सिस्टम के लोगों को जो ओन करते हैं उनके लिए आपको ज़रूर सीटिंग रखनी वफाकी चाहिए। हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि देखें, जिस तरह से वहाँ पे कबाइल हैं उनके साथ डिस्कशंस होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। एक खौफ वहाँ के कबाइल का ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ का नौजवान खुद मुख्तार हो जाएगा, खातून खुद मुख्तार हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली उनकी जो पसमानदा रवायात हैं उनको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, और इस वजह से उनकी जो सरदारी सिस्टम है उसके टूटने का खतरा उनको रहता है। बेसिक चीज़ ये है कि जहाँ के सरदार अगर अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो वहाँ की जो लोअर तबके के लोग हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप यूनिवर्सिटीज़ बना दें, आप मौके दे दें, लेकिन गैरत के नाम पे जब एक औरत कत्ल हो जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी डिग्री होल्डर होगी, वो अपनी इनपुट तो पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए नहीं कर सकेगी। वहाँ की कल्चर को, वहाँ की रवायात को उसी तरह से बरकरार रखते हुए थोड़ा सा एडवांस फार्मूला जो है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो वक्त के साथ शायद उसमें तब्दीली आ सकती है। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि वफाकी हुकूमत को कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि बलूचिस्तान जो है वो कौमी धारे में शामिल हो सके? राय साहब, वफाकी हुकूमत की सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। बलूचिस्तान एक अहम इकाई है इस मुल्क की, इस फेडरेशन की। एक तो मेरी सबसे पहले तो तजवीज़ ये होगी, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि अपनी वफाकी काबीना का एक इजलास जो है वो बलूचिस्तान के अंदर रखें। अच्छा, बलूचिस्तान के नौजवानों को यहाँ पर इस्लामाबाद में बुलाए, जैसे बड़े बड़े कन्वेंशन हुए हैं। अभी आप पीछे देखें, आपकी जो बल्कि एहसन इकबाल साहब ने विज़िट किया है बलूचिस्तान का, बहुत अच्छा उनका विज़िट था। आपके फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ का विज़िट किया। अगर ट्रेनिंग देना चाह रही है तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कोटा बलूचिस्तान का रखना चाहिए। जी बिल्कुल रखना चाहिए सर, कोटे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, IT कंपनीज को वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे IT कंपनी। देखिए ना, आप क्यों बोल रहे हैं इसको, रैकोटेक को क्यों बोल रहे हैं, सैंडक को क्यों बोल रहे हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये प्रोजेक्ट है। सर, ये तो एक लॉन्ग टर्म होगी ना, मैं शॉर्ट टर्म फॉर जो हुकूमत को पॉलिसीज इख्तियार वहाँ शुरू है। इनको पाबंद करना चाहिए कि आपने कम्युनिटी के लिए ये काम करने हैं। आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी है, मकामी लोगों को वहाँ पर लाना है। आपने वहाँ पर रोजगार जो देने वो मकामी लोगों को देने। ग्वादर पोर्ट अब फंक्शनल हो चुकी है, आपका ग्वादर एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुका है। सबसे पहले आपको देखें ना, आगाज़ वो हकूक़ ग्वादर की एक तहरीक भी चली थी मौलाना हिदायतुल्लाह साहब वाली। तो आप बेसिकली ये देखें कि ग्वादर के कितने लोगों को आप वहाँ पर एंगेज कर रहे हैं, उन नौजवानों को आप रोज़गार वहाँ पर कितना दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त राय साहब रोज़गार है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग है। उन्हें ट्रेन करें, उन्हें कौमी दायरे में शामिल करें, ये इक़दाम आपके ज़रूरी हैं। और फिर जहाँ तक इसमा ने बात की कबायली सरदारों की, बिल्कुल उन्हें ऑन बोर्ड लें। ज़्यादा तो ख़ुद पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं जी, चाहे कौमी हो या सूबाई असम्बली या सेनेट हो, वहाँ पर ही वो बैठे। उन्हें एंगेज करें, उन्हें बोले भाई मेहरबानी करें, ये काम आपको करने पड़ेंगे। हमने बलूचिस्तान को तरक्की देनी है, हमने बलूचिस्तान को दुनिया के मुकाबले में खड़ा करना है। आप सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा करते हैं। आप सिर्फ इसलिए वहाँ पर पंजाबियों के खिलाफ एक नफरत की फ़ज़ा पैदा हुई है कि पंजाबी उनके वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल पंजाबी वसाइल के ऊपर कब्ज़ा नहीं करना चाहते। वो वसाइल बलूचिस्तान के हैं, वो वसाइल बलूचिस्तान की अवाम के ऊपर ख़र्च होंगे, वो वहाँ से मुस्तफ़ीद बलूचिस्तान की अवाम होंगे। ये हमें यकीन दहानी करानी चाहिए। गुज़श्ता दिनों आपको याद है एक और प्रॉक्सी उठी थी इंडियन,
اور انہوں نے یہ جو مورو اور یہ کشمور والے ایریے میں آ کے وہ سارا کچھ بند کیا تھا اور وہ جو نعرے انہوں نے لگائے تھے، بھائی ان کو پتہ ہی اس بات کا نہیں ہے کہ یہ جو کینال ایشو ہے یہ آلریڈی سیٹل ہو چکا ہے. آپ نے ایک نعرہ لگایا، لوگوں کو ورگلایا اور روڈ بند کر دیا. ایسی پریکٹسز کو بھی شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے. تبھی جا کے بلوچستان میں امن آئے گا. اور بلوچستان کا نوجوان دیکھیں، جس دن اس کے بعد روزگار آ گیا نا رائی صاحب، جس دن اس نے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھنا سیکھ لیا، اس دن بلوچستان کا نوجوان کسی بہکاوے میں نہیں آئے گا. لیکن بدقسمتی کیا ہے، جو برین ہے بلوچستان کا وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس ٹارگٹ کلنگ کو روکنی ہوگی، اور وہ بلوچ نوجوانوں کو یہ بتانا ہوگا یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی قوم کے لوگ ہیں، یہ اپنی دھرتی کے بیٹے ہیں. آپ دیکھیں کتنے پشتون ڈاکٹر اس وقت تک ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں سر، انجینئر کتنے ہو چکے ہیں. اور برابر جو بلوچستان کے اندر بلوچ اور پشتون، یہ تقریباً دونوں جو ٹرائب ہیں یہ برابر ہیں. وہاں پر پشتون بیلٹ پہ سارا امن ہے، بلوچ بیلٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بدامنی ہے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں مل کے بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں مل کے چلنا ہوگا. جہاں پر اگر کوئی غلطی ہوئی ہے وہ غلطی کو تسلیم کریں، انہیں سینے سے لگیں، آگے بڑھنا ہوگا. شہزاد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ بلوچستان کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، وفاقی حکومت نے اقدامات تو شروع کر دیے ہیں. سب سے پہلے تو ہماری سیکورٹی فورسز وہاں پر اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، کیونکہ جب تک بلوچستان سے مکمل طور پر دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک تو جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ تقریباً 2 سے 3 ماہ تک بلوچستان جو ہے وہ مکمل طور پر کلیئر کر دیا جائے گا. اس کے بعد رہ گئی وفاقی حکومت کی بات. تو وفاقی حکومت کو فوری طور پر ایک تو وہاں پہ کالجز اور یونیورسٹیز کے قیام کو ضروری کرنا ہوگا. دوسرا وہاں پہ روزگار کے وسائل پیدا کرنے ہوں گے. چھوٹی ہوم انڈسٹریز سے لے کر بڑے میگا پروجیکٹ وہاں پہ شروع کرنے ہوں گے. اور جیسے کہ ذکر کیا چوہدری صاحب نے بھی، ریکوٹیک کا بھی اور سیپ پیک کا، گوادر کا، وہاں پر وہ روزگار کے کام شروع ہو چکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں کا نوجوان جو ہے وہ مایوسی سے، محرومیوں سے نکل آئے گا. اور ابھی بھی کافی سارے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو اس چیز کا شعور بھی آ گیا ہے. خاص طور پہ 10 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان میں کافی حد تک تبدیلیاں آ چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ایک ہمارا صوبہ ہوگا، جہاں سے خوشیوں کی آپ کو آواز آئے گی. اور وہاں پہ ہر آدمی اپنی گاڑی میں، اپنی سائیکل پہ اور پیدل آپ کو چلتا ہوا بلا خوف نظر آئے گا. ٹھیک ہو گیا. میرے پاس یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور بس جاتے جاتے اتنا ہی پیغام دیں گے کہ بلوچستان ایک بڑا برننگ ایشو ہے. ہمیں فوری طور پہ وفاقی حکومت کو اس پر توجہ دینی ہوگی، اور جو محرومی کا شکار طبقہ ہے اس کو نوازنے کی کوشش کریں. نہ کہ جو ہم نے 72-73 سال اشرفیہ کو نوازا، ان کے نوازنے کے منصوبے ہم نے پیش کیے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جو بلوچستان کا محروم طبقہ ہے، جو محروم نوجوان ہے، اس کے لیے منصوبہ سازی کریں. اور جیسے اصغر چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ آپ اپنی کم از کم وفاقی کابینہ کا ایک آدھا اجلاس فوری طور پر وہاں پہ رکھیں اور وہاں جائیں. شہباز شریف صاحب کی قیادت بڑی زبردست کام کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بلوچستان کو بھی قومی دائرے میں شامل کریں گے اور بلوچستان کی بھی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.